नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 11 के भूगोल में भौतिक पर्यावरण जो हमारी पुस्तक है उसको हमने कल के लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर लिया था और उसके 7 लेक्चर को हमने एक एक चीज़ को बहुत शानदार तरीके से और पूरे भारत को हमने खोल के देखा उसमें कि कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ झीलें हैं, किस प्रकार से भारत की स्थिति है, कितना उत्तर से दक्षिण है, कितना पूर्व से पश्चिम है, बीच में क्या है, उत्तर के मैदान किधर है, उत्तर के पर्वत किधर है, पठार किधर है, नदियां किधर किधर से गुजर जाया करती है, कैसा वेदर यानी मौसम रहता है, कैसा क्लाइमेट यानी जलवायु रहता है, कैसी सीजन यानी ऋतुएं वहां देखने को मिलती है, कैसा इकोसिस्टम है, कैसा इन्वायरमेंट है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की बात कर रहा हूँ। ये सब कुछ हमने बहुत डिटेल से और शानदार तरीके से भारत की मृदाएं कैसी है, लेटेराइट क्या होती है, पिटराइट क्या होती है, सारी चीज़ें हमने कर ली थी। उसके बाद हमने इस किताब को बीच में छोड़ रखा था जिसमें 5 चैप्टर हमारे हो रखे थे। आज हमने 6 वाला चैप्टर शुरू किया और उसका लेक्चर फर्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं विशेषतः मुख्य तरीके से भू आकृति प्रक्रियाओं की बात करेंगे। पूरे चैप्टर में भूमि से संबंधित, भूमि के अंदर जो प्रक्रिया होती है और भूमि के बाहर की भी प्रक्रियाएं, इसमें क्या लिखा है, भू आकृति प्रक्रियाएं यानी अंतर्जात और बहिर्जात बल की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले क्या है, आज हम भू आकृतिक प्रक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। यानी भूमि जो है, हमारी पृथ्वी जो है, इस भूमि पर क्या क्या प्रक्रियाएं होती है जिससे प्राकृतिक उथल पुथल आता है, जिससे ऊंचावच की स्थितियां हो जाती है, जिससे कहीं खड्डे दिखाई देते हैं तो कहीं पर्वत दिखाई देते हैं, कहीं झील दिखाई देती है तो कहीं महासागर महान समुद्र दिखाई देते हैं, कई जगह जो है गहरे कुएं दिखाई देते हैं, गहरे गर्त दिखाई देते हैं, तो कहीं रेत के टीले दिखाई देते हैं, कहीं झाड़ियां दिखाई देती है तो कहीं कटीले वन दिखाई देते हैं। तो इनके पीछे क्या कारण है और ये कैसे बनती है आकृतियां, तो इन भू आकृति की जो प्रक्रियाएं हैं, बनने का जो कारण है उसकी चर्चा हम करेंगे। दूसरा, अंतर्जनित प्रक्रियाएं, पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर ऐसी कौन सी, अंतर्जनित मतलब अंदर, और बहिर्जनिक बोल दूं या बहिर्जनित बोल दूं, बहिर्जनिक बोलूं चाहे बहिर्जनित बोलूं, बात एक ही। अंतर्जनित का मतलब तो पृथ्वी के अंदर ऐसी क्या प्रक्रियाएं होती हैं जिससे पृथ्वी के ऊपर जो उसका पटल है उसका विरूपण यानी निर्माण होता है। यानी कि इन तीनों बिंदु का मतलब यह है, ऊपर तो भू आकृतिक यानी पृथ्वी के अंदर, सबसे पहले लेक्चर का फ्लो जो है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि आज पढ़ना क्या। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पृथ्वी जो है हमारी, उसके अंदर क्या उथल पुथल होती है और बाहर क्या उथल पुथल होती है जिससे अलग अलग प्रकार की आकृतियां जो है, स्थल आकृतियां हमें देखने को मिलती है, तो उसको कहते हैं भू आकृति प्रक्रिया। अंदर जो घटनाएं होती है उनसे पृथ्वी के धरातल पर यानी पटल पर विरूपण यानी निर्माण में, अंदर इसका मतलब क्या है, अंदर जो प्रक्रियाएं होती है, पटल विरूपण यानी पृथ्वी के ऊपर, या बाहर जो प्रक्रियाएं होती है उससे ही पृथ्वी के ऊपर क्या क्या चेंज आते हैं और ये बदलाव किस तरह से होते हैं, और इसका जो मेन जनक जो है, मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि ये किसके कारण होती है, वो चीजें हमें आज देखनी है कि पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है, उनका जिम्मेदार कौन है और उससे पृथ्वी पर क्या फर्क पड़ता है। पटल विरूपण यानी पृथ्वी के ऊपर, अंतर्जात यानी अंदर की प्रक्रियाओं से, अंतर्जात यानी अंदर, और जनिक या बहिर्जनित यानी बाहर, और अंतर्जनित यानी अंदर, अंतर्जनित यानी अंदर और बहिर्जनित यानी बाहर से पटल विरूपण यानी धरातल पर क्या बदलाव आती है, इसको भू आकृति प्रक्रिया कहा जाता है, जिसको हम बहुत डिटेल से आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को और एक एक चीज को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या कह रहा है ये, ध्यान से देखो इस डायग्राम को और मजे से समझो, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने इसको सिस्टमैटिक किया है ताकि एक ही बार में आपके समझ में आ जाए। अंतर्जात और बहिर्जात, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, यहां तो अंतर्जनित लिखा हुआ है और यहां बहिर्जनिक लिखा हुआ है, ये वो है जो बुक में लिखे हुए, और इनको बोलने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात। मैंने अभी समझाया आपको, अंदर का बल और बाहर का बल। तो अंतर्जात और बहिर्जात बल
दोनों के मिलने से, दोनों के बल के कारण से क्या होने वाला है? भू आकृति का निर्माण होगा। कैसे? यानी अंदर की हलचल प्लस बाहर की हलचल से पटल विरूपण बनेगा, पृथ्वी के धरातल का निर्माण होगा। तो दोनों को मैंने प्लस दिखाया है, अंतर्जनित और बहिर्जनित बल दोनों मिलकर बल के कारण भू आकृति प्रक्रिया होती है। क्यों होती है भाई? ऐसा क्या हो गया कि अंतर्जनित और बहिर्जनित जो प्रक्रिया है उनमें बल लगने से भू आकृति बन जाती है? तो ऐसी क्या प्रक्रिया इनके अंदर होती है? तो पहली प्रक्रिया होती है रासायनिक क्रिया, यानी हमें दिखाई नहीं देती है। एक तो होती है भौतिक और एक होती है अभौतिक। यानी कि रासायनिक क्रिया अदृश्य टाइप होती है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो अंदर ही हो रही है। जैसे भौतिक दबाव का लगना, जैसे पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के नीचे दबाव लगेगा तो आकृतियों का निर्माण अपने आप होता जाएगा। पृथ्वी में उथल पुथल पटल विरूपण ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे आग्नेय चट्टान, आगे हम ज्वालामुखी को देखेंगे इसमें, लेकिन आग्नेय अवसादी और कायांतरित चट्टानों की जब हम बात कर रहे थे तब हमने ये देखा कि आग्नेय जो चट्टान है जिसे इग्नियस कहा जाता है और सेंटीमीटर्स जो चट्टान है, इग्नियस जो होती है आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी के कारण निर्मित होती है। और ज्वालामुखी कारण इसलिए बनती है क्योंकि एक पहाड़ के निचले क्षेत्र से कहीं पृथ्वी का गर्म तरल जो पदार्थ होता है वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर देता है पृथ्वी के अंदर छिद्र बना के। और छिद्र बना के जब वो बाहर निकलता है, छोटा छिद्र होता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा छिद्र हुआ तो वो कालडेरा का रूप ले लेता है और फिर बड़े बड़े छिद्रों के रूप में वो अपना विकास करने लग जाता है। तो फिर वो जो बड़ा क्षेत्र बनता है वो एक झील बन जाया करती है। और जो लावा होता है पहले मैग्मा कहलाता है, ठंडा होने के बाद वो लावा हो जाता है। वो जैसे ही जमना शुरू करता है उससे जो चट्टान बना करती है उसे हम इग्नियस चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। यानी पृथ्वी में एक चट्टान का निर्माण हुआ। यहां बात क्या आ रही है? भौतिक दबाव। मैं ये समझाने के लिए आपको चट्टान की बात बता रहा हूं। अब इग्नियस के दबाव के कारण और उसके अवसादों के कारण, उसके कणों के कारण, आग्नेय चट्टान के कणों के कारण या फिर उसके कचरे के कारण, एक अवसाद के कारण एक और चट्टान बन जाया करती है जिसे हम अवसादी चट्टान कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जो होती है उसका निर्माण जब हो जाता है तो आग्नेय और अवसादी के दबाव से, भौतिक दबाव लग रहा है, क्या लग रहा है? भौतिक दबाव। आग्नेय और अवसादी के दबाव से, लगातार दबाव से एक और चट्टान बन जाती है जिसे हम रूपांतरित, यानी रूप बदल गया, काया पलट हो गई, इसलिए कायांतरित चट्टान उसको कहा करते हैं। तो जैसे भौतिक दबाव से, आग्नेय और अवसादी के दबाव से कायांतरित चट्टान का निर्माण हुआ, वैसे ही पृथ्वी पर ढेर सारे उथल पुथल जो है, ढेर सारी स्थितियां जो है, ढेर सारे ऊंचावच जो है, पटल का विरूपण जो है, उसका जिम्मेदार भौतिक दबाव और अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं हैं। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के साथ रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया वो चीजें हैं जो भू आकृति प्रक्रिया का निर्माण करती है। बताओ किस किस को समझ में आया? यानी कि हम पूरे वर्ल्ड, यानी पूरे संसार की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसमें ही ब्रह्मांड के कुछ मुख्य तत्वों के साथ हम एक ग्रह है पृथ्वी, उसकी आंतरिक संरचना के साथ उसकी पटल विरूपण यानी उथल पुथल की बात कर रहे हैं। यानी एक बहुत ही लेवल की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो सुनने में ऐसा लगता है यार आता है हमें। जैसे मैं बोलूं हिमालय, सबने नाम सुना है, लेकिन हिमालय कैसे बना, जिन्होंने पढ़ा उनको ही पता है हिमालय के कितने डिवाइडेशन है। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मामला, लेकिन समझते हैं तो सारी चीजें आसान होती चली जाती है। जैसे मैं रिवर्स बोलूं, गंगा नदी सबको पता है, लेकिन कहाँ है, कहाँ से आती है, कैसे आती है, किधर किधर से जाती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ रुक जाती है, किस किस शहर के पास से गुजरती है, कौन सा शहर इस पे बसा हुआ है, शिप्रा नदी जो है उस पर कौन सा शहर बसा हुआ है, गंगा पर कौन सा शहर बसा हुआ है ना। तो ये चीजें जो जब पढ़ते हैं, जब पता चलता है यार कुछ भी नहीं आता, सिर्फ नाम पता था। तो इसमें आगे अगर हम देखते हैं तो भू आकृतिक जो संरचनाएं होती है या फिर भू आकृति जो प्रक्रियाएं होती है, उसके निर्माण में सबसे ज्यादा सहायक जो होता है या फिर यूं कह दूं कि जिम्मेदार जो होता है वो भौतिक दबाव,
रासायनिक प्रक्रिया, अंदर के बल यानी अंतर्जनित बल और बाहर के बल यानी बहिर्जनिक बल, ये मिलकर जो पृथ्वी की संरचना है जिसे हम भू आकृति, भू यानी भूमि की आकृति की जो प्रक्रिया है उसका निर्माण करते हैं। आगे देखिए इसी चीज को बहुत डिटेल से। भू आकृति कारक जल से प्रभावित होता है, हिम यानी बर्फ से प्रभावित होता है और हवा यानी वायु से प्रभावित होता है। यानी भूमि की जो आकृति है वो रासायनिक दबाव के साथ, भौतिक दबाव के साथ, रासायनिक प्रक्रिया के साथ, अंतर्जनित बल के साथ, बहिर्जनित बल के साथ, ये सारी पृथ्वी की घटना होने के बावजूद भी कुछ बाहरी कारक जो होते हैं, क्लाइमेट के कारक जो होते हैं, जलवायु के कारक जो होते हैं, वो भी जैसे आंधियां चली तो पृथ्वी के ऊपर भू आकृतियां बनाते रहते हैं। कभी टीला बना दिया समुद्र से जो है, ज्वार भाटा उठा तो कुछ आकृतियां बाहर बना दी। जैसे ही महान पर्वतों से, हिमालय जैसों से, गंगा जैसी नदियों का, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का, सिंधु जैसी नदियों का निकलना तो इसला आकृतियां बना देता है। कुछ ऊंचा उच्च भी बन जाते हैं तो उनके पीछे कहीं ना कहीं हिम जिम्मेदार होती है। जैसे पर्वतों से निकलने वाली नदियों के पीछे हिम यानी बर्फ हिमालय में जिम्मेदार होती है, हिम यानी बर्फ हिमालय में जिम्मेदार होती है। हिम आलय यानी बर्फ का घर, विद्यालय यानी विद्या का घर जैसे होता है, हिमालय यानी बर्फ का घर होता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जैसे जल है, हवा है, बर्फ है, ये भी स्थल की आकृति को परिवर्तित करते हैं। जैसे बहुत बड़ी धूल भरी आंधियां चली, यहां की मिट्टी का अपरदन होकर दूसरी जगह बहुत बड़ा बालू का स्तूप बन गया। बालू मिट्टी का स्तूप, बालू का स्तूप कहलाता है। यह अनुदैर्घ्य, धैर्य, अनुप्रस्थ कई प्रकार के हुआ करते हैं। तो बताओ, जल, हिम, वायु बाहरी कारक है। अंतर्जात और बहिर्जात कारकों में अगर बात करें तो ये बहिर्जात कारकों में आते हैं। ठीक है। पदार्थों का पृथ्वी पर खिसकना भू प्रक्रिया है। कोई भी पदार्थ जो होता है उसका पृथ्वी के ऊपर खिसकना भूमि की प्रक्रिया कहलाती है, भू प्रक्रिया। ऐसा गुरुत्वाकर्षण व हलचल से होता है। पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी तरफ खींचती है। आप ऊपर गेंद जो होती है, बॉल जो होती है, उसको ऊपर भेजो, नीचे आएगी। इसको देख के न्यूटन टेंशन में आ गया था। उसने कहा यार सेव गिरा पेड़ से तो नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? और उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। गुरुत्वाकर्षण यानी कि एक ऐसा आकर्षण है जो ऐसे खींचता है। लेकिन आप पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहां जाकर आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा कंपटीशन छा गया। आसमान भी हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन 36,000 किलोमीटर तक कोई भी चीज जाती है तो उसे नीचे खींचने का प्रयास किया जाता है पृथ्वी के द्वारा, और 36,000 से ऊपर चली जाती है तो आसमान उसे खींचता है। तो बीच में जो हमारे उपग्रह जो होते हैं, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो भारत द्वारा मौसम की जानकारी के लिए छोड़े जाते हैं, वह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के हरिकोटा स्थान से छोड़े जाते हैं, सतीश धवन केंद्र से। वहां से उसको छोड़ दिया जाता है, वो वहां जाके स्थापित हो जाता है और वो 36,000 किलोमीटर में पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है और पृथ्वी की जानकारी देता रहता है। ये उपग्रह होते हैं कृत्रिम उपग्रह, प्राकृतिक हम नहीं बना सकते, वो तो प्रकृति ने बनाए हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक जो उपग्रह हैं, उसके अलावा हम कृत्रिम उपग्रह जो बनाते हैं वो इस प्रकार स्थित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी अपनी चीज और खींचती है, तो पृथ्वी के ऊपर जितनी भी प्रक्रियाएं होती है उसमें गुरुत्वाकर्षण कारण होता है। समझ में आ गया गुरुत्वाकर्षण क्या है? कोई भी चीज पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। आगे देखिएगा, अंतर्जनित प्रक्रियाएं। पृथ्वी गर्म इसका मुख्य स्रोत है। पृथ्वी गर्म की ऊर्जा इसका मुख्य स्रोत है। यानी पृथ्वी जो गर्म है तो ऊर्जा है अंदर, इसीलिए पृथ्वी क्या है? गर्म है। पृथ्वी की ऊर्जा जो है कहां से आती है? पृथ्वी के घूर्णन करने से डेवलप होती है, पृथ्वी के ज्वारीय घर्षण से, रेडियोधर्मी क्रिया से उत्पन्न होती है। यानी कि अभिक्रियाएं, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का बाकी ग्रहों के साथ किस प्रकार से मेल मिलाप, कितनी दूरी है सूर्य से, कितनी दूरी है, ज्वारीय ऊर्जा कहां से मिल रही है, ये सारी रेडियोधर्मिता, एक्टिव कण क्या क्या है उसके अंदर, ये सारी चीजें जो है उसकी ऊर्जा का कारण होती है। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां क्या लिखा है? भूतापीय ऊर्जा प्लस उष्मा प्रवाह। भूमि के अंदर क्या पढ़ रहे हैं हम? पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता का निर्माण कैसे होता है, ये प्रक्रिया कैसे बनती है। देखिए, भूमि के अंदर भयंकर ताप होता है। जमीन के अंदर मैंने आपको बताया, पृथ्वी अंदर से लाल बूंद है, बिल्कुल बहुत गर्म है, और कुछ तरल है अंदर से, चिपचिपी सी अंदर से। जैसे आलू उबालने के बाद आलू हो जाता है ना अंदर से चिपचिपा, ठीक उसी प्रकार से क्या है?
अंदर ताप है, भूमि के अंदर तापीय ऊर्जा है, और उष्मा का प्रवाह इधर से उधर, यानी गर्मी जो है, हीट जो है, ताप जो है, उसका प्रवाह यानी चलना इधर से उधर चलता रहता है। तो भूतापीय ऊर्जा प्लस उष्मा प्रवाह के कारण ज्वालामुखी फूटती है, और ज्वालामुखी फूट के पटल का विरूपण कर देती है। वैसे ही उष्मा के प्रवाह और भूतापीय प्रवाह से प्लेटें जो है वो टकराती है, और यहां हम जोड़ सकते हैं कि भूकंप आ जाता है। तो पटल विरूपण का मतलब क्या है? यहां पटल विरूपण को और डिटेल से हम देखेंगे, लेकिन पटल विरूपण का मतलब है, इसको विपटल भी बोल सकते हैं। पटल विरूपण का मतलब पृथ्वी का धरातल किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, उसे हम पटल विरूपण के नाम से जाना करते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा, उष्मा प्रवाह दोनों मिलकर पटल विरूपण और ज्वालामुखी का निर्माण करते हैं। अब आप कहेंगे कि भूतापीय ऊर्जा, उष्मा प्रवाह, अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक दबाव, ये 5-6 कारक ये सारे एक साथ कर सकते हैं। भौतिक दबाव लिख दो, रासायनिक क्रिया लिख दो, अंतर्जात बल लिख दो, भौतिक बहिर्जनिक बल लिख दो, भूतापीय ऊर्जा लिख दो, उष्मा प्रवाह लिख दो। ये 6-7 कारक मिलकर पृथ्वी के अंदर आकृति में चेंज लाया करते हैं, बाहर की आकृति में। किस आकृति में? बाहर की आकृति में। तो पटल का विरूपण होता है, लेकिन पटल का विरूपण होने में अंदर से दाब की प्रक्रिया हुई, अंदर से रासायनिक प्रक्रिया हुई, अंदर से भौतिक प्रक्रिया हुई, अंदर से अंतर्जात बल की प्रक्रिया हुई। ये सारे कारक, अंदर से भूतापीय ऊर्जा बनी। तो ये सारे कारक मिलकर, सारी ऊर्जाएं जो है कलेक्ट होकर जब बाहर की ऊर्जा के रूप में, जब बाहर ऊर्जा के रूप में आना शुरू करती है, तो या तो भूकंप आता है या ज्वालामुखी, जिससे पृथ्वी का पटल विरूपण यानी पृथ्वी का विखंडन के रूप में, या पृथ्वी के टुकड़ों के रूप में, या फिर पृथ्वी के खंडर के रूप में, या फिर पृथ्वी के खंडन के रूप में हमें कुछ स्थलीय आकृतियां बनते हुए दिखाई देती है। पर्वत निकल गया, कई जगह से धंस गई, तालाब बन गया, नदी बन गई, कई जगह से सागर बन गया, महासागर बन गए, महासमुद्र बन गए। पहले भारत कहीं दक्षिण अफ्रीका के आसपास जुड़ा हुआ था, धीरे से टूट के एशिया के पास जुड़ गया। ये प्लेट विवर्तनिकी के कारण या फिर टूटने फूटने से पेंजिया और पैंतलासा हमने पढ़ा। पेंजिया जो था वो एक टुकड़ा था बहुत बड़ा, और पैंतलासा समुद्र था। पेंजिया आपस में टूटा था। पेंजिया टूटने से आज के हमें जो महाद्वीप दिखाई देते हैं वो बन गए थे, बीच में जो पानी तैरा वो आज महासागर बन गए। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जैसी कई स्थलाकृतियां हमें दिखाई देती है, वो पटल विरूपण है। इनके पीछे जिम्मेदार था भूकंप और ज्वालामुखी। तो मैं आपको सीधा सीधा इतना बताऊं, क्योंकि आज जो शब्द आ रहे हैं आपके सामने, जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, वो हाई लेवल की एक ज्योग्राफी होती है, लेकिन मैं आपको सीधी भाषा के अंदर अगर समझाऊं तो आज हम पढ़ रहे हैं भू आकृति, यानी पृथ्वी जो है उसकी आकृति कैसे बनी। कहीं पर्वत दिखाई देता है तो कहीं पहाड़ दिखाई देती है। तो ये पहाड़ दिखाई देना, पर्वत दिखाई देना, नदियां दिखाई देना, झीलें दिखाई देना, उबड़ खाबड़ता दिखाई देना, ऊंचा दिखाई देना, ऐसी स्थलाकृतियों का निर्माण होना, इसका जिम्मेदार कौन है? ये अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं, कुछ तो अंदर पृथ्वी के अंदर प्रक्रियाएं हुई जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, कुछ बाहर हुई जैसे जल, पानी, हवा का इधर उधर आना जाना। तो उससे पृथ्वी की कई जगह पटल विरूपण हुआ। अब आपके समझ में आ गई बात। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी शुरुआत में। ज्वालामुखीयता आदि प्रक्रिया होती है जिससे किसका निर्माण होता है? मुख्यतः पटल विरूपण के साथ इसका निर्माण हो पाता है। भू जो रूपरेखा है उसका भू प्रक्रिया है। तो ये अंतर्जात बल की बात हो रही थी। अंतर्जात बल में सिर्फ अंदर की बात होती है, अंदर का ताप हो, अंदर का भूकंप हो। ताप अगर फूटता है तो ज्वालामुखी फूटती है, और ज्वालामुखी फूटती है तो कुछ ना कुछ पृथ्वी पर चेंज आएगा, ये डेफिनेटली सच है। लेकिन अगर प्लेटें आपस में टकराती है तो प्लेट विवर्तन की होता है, और प्लेट विवर्तन की जब होता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पृथ्वी पर चेंज आएगा। तो दो जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती है। जैसे अब सुनामी किसका रूप होगा? तो सुनामी बाहर की स्थलाकृति का रूप है, बाहर की एक आकृति है, तो वो बहिर्जनित होगा। अंतर्जनित में आपको भूकंप और ज्वालामुखी दिखाई देंगे जो हम देख रहे हैं। आगे देखिएगा, अर्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बल है। भौतिक बल है अंदर जो कार्य करते हैं, जैसे प्लेटें टकराई, गर्म है तो उबाल आने के कारण बाहर निकलेगी, अंदर से चट्टानों का हिलना, डुलना, टूटना, फूटना, कुछ तो प्रक्रिया होती है पृथ्वी के अंदर। तो वो सारी चीजें पृथ्वी की पपड़ी को आकार देने में भूमि निर्माण वाले बल है। पृथ्वी की जो पपड़ी होती है, पटल विरूपण या धरातल जिसे हम कह रहे हैं, उसके निर्माण में सबसे ज्यादा अगर सहयोग कर रहा है आकार देने में,
तो भूमि निर्माण बलों की है, अंदर के जो बल होते हैं उन्हीं ने निर्माण दिया है। पर्वत मानव नहीं बना सकता, ये सच है। पर्वत प्रकृति के अंतर्जनित बलों के कारण ही डेवलप हुए, ठीक है। उदाहरण पर्वत निर्माण, महाद्वीप निर्माण, भूकंप, देखो साथ आया इस बार ज्वालामुखी, यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी से, भूकंप से महाद्वीप बने हैं, पर्वत निर्माण बना है। अब आप कहेंगे भूकंप से कैसे बना सर महाद्वीप निर्माण, ये तो पेंजिया और पैंतलस है, लेकिन टूटा तो उसको कंपन हुआ। अब भूकंप जो है वो तो एक पृथ्वी की घटना है, और बड़े लेवल पे देखें तो उसको पेंजिया और पैंतलसा से समझते हैं, ठीक है। तो पर्वत निर्माण, महाद्वीप निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी, इन सब के कारण ही धीरे धीरे हर चीज डेवलप होने लगी, और पर्वतों का निर्माण हुआ धीरे धीरे, महाद्वीपों का निर्माण हुआ धीरे धीरे, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के कारण। आगे देखिएगा, पटल विरूपण क्या है? यह घटना अंतर्जात बलों से उत्पन्न होती है, यानी अंदर के जो बल होते हैं उनसे। ये दीर्घकालीन घटना है, भूकंप एक दिन में नहीं आता है, अंदर से रणनीति बन रही होती है कि धीरे धीरे प्लेट खिसक रही है, उधर से एक प्लेट खिसकते हुए आ रही है, दोनों प्लेटें खिसक रही है, धीरे 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 रेमना धीरे सब कुछ हो, और अचानक से जब टकराती है तब भूकंप आ जाया करता है। क्या आ जाया करता है? भूकंप आ जाता है। ऐसे ही ज्वालामुखी एक दिन में नहीं आती है, वो भी धीरे 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 पहले छिद्र बनेगा, फिर क्रेटर बनेगा, और फिर काल्डेरा बन जाएगा। छिद्र, क्रेटर, काल्डेरा अभी पढ़ेंगे हम कुछ देर में। तो ये जो दीर्घकालीन घटनाएं जो होती है, लंबे समय से जो घटनाएं होती है, इससे निम्नलिखित सम्मिलित है। इस प्रकार से जो है इसमें काम होते हैं पटल विरूपण के निर्माण में। कैसे होता है? तीक्ष्ण वलयन के कारण पर्वत निर्माण। एकदम से ये पृथ्वी है और इसमें अंदर से दाब लगा यूं थट करते ही, और फटकार से जो है पर्वत का निर्माण हो गया। इस प्रकार से ऐसे ये पृथ्वी पर पर्वत दिखाई देने लग गया। तीक्ष्ण वलयन, यानी वलयन का मतलब मोड़। किसमें मोड़ आ गया? पृथ्वी में मोड़ आ गया, और जो पत्थर के रूप में बड़े से अंदर जो खनिज थे वो बाहर निकल आए और एक टीला सा बन गया, और बहुत बड़ा टीला बन गया। तो तीक्ष्ण वलयन के कारण पर्वत का निर्माण हो गया। भूपर्पट्टी की लंबी व संकीर्ण प्रक्रियाएं, भूमि के ऊपर कुछ लंबी लंबी प्रक्रियाएं होती है, उससे भी प्रक्रियाओं में चेंज, प्रक्रियाएं जो होती है उससे भी पृथ्वी में क्या आते हैं? चेंज। महाद्वीप रचना प्रक्रिया में थोड़ा सा आपको बता दूं, यह पूरा एक क्षेत्र था जिसको कहते थे पैंथालासा। पैंथालासा, ठीक है। ये पानी है और कुछ भी नहीं है, पूरा पानी था, लेकिन इसके बीचों बीच इस प्रकार से, इसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर, आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा पत्थर था बीचों बीच। और इस बीचों बीच के पत्थर में, जिसको हम पेंजिया के नाम से जानते थे, पेंजिया, ये पेंजिया गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के रूप में टूटा, और बीच में 33 सागर बन गया। इसके टूटने के कारण एक भाग इसका ऐसा हो गया और एक ऐसा हो गया, और चारों तरफ था पानी। फिर ये टुकड़े हुए इसके, तो जो टुकड़े हमें दिखाई देते हैं वो महाद्वीप बन गए, और जो पानी हमें दिखाई दे रहा था वो महासागर के रूप में बन गया। तो बताओ पृथ्वी की आंतरिक घटना जिम्मेदार है या नहीं है पृथ्वी के स्थल को निर्माण करने में? जिस एशिया पे हम बैठे हैं वो भी कभी पेंजिया का हिस्सा हुआ करता था। जिस अफ्रीका में लोग रहते हैं, जहाँ न्यूजीलैंड में लोग रहते हैं, दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, किसी महाद्वीप या किसी भी देश में, तो कभी कभी पेंजिया हुआ करता था। सारी पृथ्वी एक ही पत्थर पे थी जिसको पेंजिया कहता था। आज भी हम उसी पत्थर पे हैं, लेकिन उसके एक टुकड़े पे हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक घटना के कारण हुआ। बाहरी घटना भी इसमें जिम्मेदार होती है। जल ने हमारे बीच में जो है दरारें कर दी। आज वो पत्थर अगर जुड़ना भी चाहे तो जुड़ सकता है, लेकिन आज हम समझते हैं कि वो तो अलग क्षेत्र है और हम अलग क्षेत्र हैं। दक्षिणी अमेरिका तो अलग है और भारत अलग है, अफ्रीका अलग है, एशिया अलग है। इस प्रकार से हम समझते हैं, जबकि एक ही था ये पेंजिया। क्या था? पेंजिया। तो हम सब कहाँ के निवासी? पेंजिया के निवासी। कहाँ के? पेंजिया के। स्थानीय संरचना संचलन, स्थानों पर, छोटे छोटे स्थानों पर जो परिवर्तन आते हैं, उत्पन्न भूकंप। देखो बार बार भूकंप को याद कर रहा है, मैं अभी समझा दूंगा आपको। परिवर्तनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया आदि चीजें जो होती है इसकी। परिवर्तनी पर्वत निर्माण यानी पर्वत कैसे बना, इसको परिवर्तनी नियम कहते हैं। ज्वालामुखीयता, इससे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, और इसके साथ हम भूकंप को भी ले लेंगे। ये सबसे बड़े कारण होते हैं किसमें? किसमें? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो परिवर्तन आता है, उससे बाहरी पटल विरूपण में जो चेंज हमें दिखाई देता है, उसके पीछे ज्वालामुखी और भूकंप का हाथ होता है। ध्यान से समझ लो ज्वालामुखी को।
ये पृथ्वी का धरातल है। क्या है ये? धरातल। मस्ती से समझना इसको, ये है धरातल। अब इस धरातल में या अंदर से, पृथ्वी के अंदर से सारी पृथ्वी बिल्कुल लाल है, गर्म है। कैसी है? गर्म है, एकदम लाल है, बहुत ज्यादा तापीय है। कैसी है? तापीय, बहुत ज्यादा हीट है अंदर। धरातल के ऊपर अगर हम देखें तो उसका निचला हिस्सा जो है वो गर्म है, तापीय है, प्लस तरलीय है। कैसा है? तरलीय रूप में है, यानी तरल पदार्थ है, तरलीय है। और ये ज्यादा, बहुत ज्यादा हिबोले लेने लग जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ये धरातल के किसी भी एक छोटे से स्थान पर, किसी स्थान पर, एक छोटे से स्थान पर अपना स्थान बनाने की कोशिश करता है और उस स्थान से ये बाहर निकलना शुरू करता है। क्या करना शुरू करता है? ये बाहर निकलना शुरू करता है। कौन बाहर निकल रहा है बताइए मुझे? यहां पे कौन बाहर निकल रहा है? ये जो तरल पदार्थ था जिसको हम कहेंगे मैग्मा। क्या कहेंगे इसको? मैग्मा। ये जो मैग्मा बाहर निकल रहा है यहां से, ये जो मैग्मा है, जब तक ये गर्म है तब तक क्या है? मैग्मा। और जैसे ही ये बाहर निकला यहां से, जैसे ही ये बाहर निकला और जैसे ही पृथ्वी के बाहर आया, तब ये ठंडा होने की स्थिति में होने लगता है। और जैसे ही ये ठंडा होता है तब इसको हम कह देते हैं लावा। क्या कह देते हैं? लावा, मतलब ठंडा। ध्यान से समझना है पूरी प्रक्रिया को। अब जैसे ही ये पूरी तरीके से बाहर आ चुका है, तब ये लावा जो है धीरे 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 अपनी स्थायी प्रवृत्ति में या फिर ठोस आकृति में आता है। ये लावा जो था आग था, और आग से ये जैसे ही ठंडा होने लगता है तो इससे जो चट्टान बनती है वो आग्नेय चट्टान बनती है। कौन सी बनती है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। ठीक है, कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ? आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है, अब जो आग्नेय चट्टान जिसे हम इग्नियस कहते हैं, इस लावा के आग्नेय चट्टान बनने के बाद कुछ कण होते हैं। कुछ क्या होते हैं? कण होते हैं। वो कण धीरे धीरे अवसाद का रूप ले लेते हैं, कचरे का रूप ले लेते हैं, और अवसाद का रूप लेकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे बनती है अवसादी चट्टान। कौन बनती है? अवसादी चट्टान। ठीक है, ये तो हुई इस लावा की प्रक्रिया। लेकिन ये बड़े कमाल का काम करता है। जब तक ये इस प्रकार से निकल रहा है, क्या कर रहा है? जब तक ये इस प्रकार से निकल रहा है छोटे रूप में, तब तक, जब तक छोटे रूप में निकल रहा है, तब इसको हम कुछ और कहेंगे। लेकिन ये जैसे ही और बड़ा हुआ थोड़ा सा, इस प्रकार से और बड़ा हुआ थोड़ा सा, और ज्यादा उफान इसने लिए, यहां से और ज्यादा उफान इसने लेने शुरू किए पृथ्वी के इस तल से, तो उसको हम और नाम से जानेंगे। लेकिन जैसे और बड़ा क्षेत्र ये बनाने का प्रयास करता है, और बड़ा क्षेत्र ये बनाने का प्रयास करता है, इस प्रकार से देखो एक आकृति सी बन रही है यहाँ पे, जब इसको हम किसी और नाम से जानेंगे। कैसे जानेंगे? ध्यान से समझना। जब ये इस स्थान तक था तो यूं छोटा सा दिखाई देता था, तो बिल्कुल एक छिद्र था। क्या था? छिद्र था, एक छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ये यहां तक फैल गया और ये बड़ा कुंड बनाने लग गया, तब ये क्रेटर का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? एक छोटी झील बन जाती है। इसमें क्या बन जाती? झील। लेकिन फिर हमने देखा कि ये बहुत बड़ा रूप लेके एक बहुत बड़ा क्षेत्र इस प्रकार से इसने डेवलप कर लिया, तो इसको हम कहेंगे कालडेरा। क्या कहेंगे इसको? कालडेरा। यहां तक बात आपके समझ में आ रही है कि इसे हम क्या कह रहे हैं? कालडेरा। मैग्मा ठंडा हुआ, लावा बना, लावा से आग्नेय बनी और आग्नेय से अवसादी बनी। इस प्रक्रिया के अंदर जो ये चेंजिंग सारे आपको जो मैं बता रहा हूं, ये भू यानी पृथ्वी पर प्रक्रिया है। भू एक प्रक्रिया है, भूमि की एक प्रक्रियाएं हैं, भू प्रक्रियाएं हैं। ये जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं, ये भूमि की एक प्रक्रिया है और ये अंदर है, इसलिए ये अंतर्जात है। कैसी है ये? अंतर्जात। कैसी है? अंतर्जात, ऐसे लिखा जाता है इसको, अंतर्जात।
अंदर है और अंतर्जात प्रक्रिया है, भूमि के अंदर हो रही है। किसके कारण हो रही है? भौतिक दबाव के कारण हो रही है, रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से हो रही है, ज्वालामुखी और भूकंप कारणों से हो रही है, कई तापीय ऊर्जा के कारण हो रही है। जो पॉइंट हमने एरो बना के पहले पढ़े थे वो सारे आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वही कारण है। अब जैसे ही वो ज्वालामुखी का जो लावा है बाहर आया, अगर ये आते ही जल में घुल गया, किस में घुल गया? जल में घुल गया, छोटा था, कचरा था, तब इसको कहते हैं टस। और ये जल में नहीं घुला और चने की आकृति का होकर एक जगह स्थायित्व के रूप में अवसादी का निर्माण करने लग गया, तब एक स्कोर बना दिया इसने, इसलिए इसका नाम हुआ स्कोरिया। क्या नाम हुआ? स्कोरिया। पूरे भारत में, इसके साथ पूरे वर्ल्ड में कई जगह ज्वालामुखियां आया करती है। अगर ज्वालामुखी जो है बार बार आए, एक तो होती है जागृत, ये कभी भी आ जाती है, जागृत ज्वालामुखी। दूसरी होती है सुसुप्त, सुसुप्त, ये कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी इसका मूड हो जाता है, 10-12 साल में एक बार आ जाती है। एक होती है मृत, जो एक बार आती है फिर कभी नहीं आती है, मृत, एक बार आई फिर कभी भी नहीं आती है उस स्थान पर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ज्वालामुखी जिस स्थान पर आती है, जैसे जागृत है, वो उसी स्थान पर आएगी। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पहले ज्वालामुखी आई ही नहीं कभी, तो बहुत कम चांस है आने के। लेकिन पहले कभी यहाँ ज्वालामुखी आई है तो फिर कभी भी आ सकती है। जागृत है तो हर साल आ जाएगी, सुसुप्त है तो हर 4-5 साल में आ जाएगी, मृत है तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि अब ब्लॉक हो चुका है, वहां से मृत मतलब अब ब्लॉक हो चुका है। तो ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये पूरी जो जानकारी है ये किसकी है? किसकी जानकारी ये बताइए? या अग्नि यहां से हटा देता हूं ताकि हमें भूकंप समझने में सहायता मिल जाए। वैसे भूकंप एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसको हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। अब यहां से ये जो थी, ये एक आंतरिक संरचना थी, और आंतरिक संरचनाओं की बात कर रहे हैं हम। इसमें हम देख रहे हैं अब भूकंप को। ये प्लेट होती है और ये इधर जा रही होती है, और इधर से एक प्लेट है पृथ्वी के अंदर जो आ रही होती है। ये दोनों प्लेटें जब टकराती है इस प्रकार से टकराती है, जब ये यहां से टकराने के कारण कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और इससे आता है भूकंप। इसे कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी। क्या कहते हैं इसको? प्लेट विवर्तनिकी। भूकंप आ जाया करता है इससे। क्या आ जाया करता है? भूकंप। भूकंप को रिएक्टर स्केल से नापा जाता है, रिएक्टर स्केल। सीस्मोग्राफ, ये दोनों यंत्र है भूकंप से रिलेटेड। भूकंप हम बहुत डिटेल से किए हुए हैं, इसलिए आपको समझ में भी आ रखा है। तो भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी के दो ऐसे कारक हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसके प्रभाव को और ज्यादा प्रबल रूप देकर पृथ्वी की बाहरी संरचना जो है, या पृथ्वी का पटल विरूपण या धरातल है, उसमें पर्वतों के रूप में या फिर चट्टानों के रूप में या फिर कई रूपों में जो है चेंजिंग और बदलाव ले आते हैं। ये किस किस के समझ में आ गया? सिर्फ डन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? डन सर, समझ में आ गया। आगे बढ़े, देखिए बहिर्जनिक प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? बहिर्जनिक। अभी जो हमने पहले सारी प्रक्रियाएं पढ़ी थी वो अंतर्जात थी। आप में से कोई ये कह सकता है वो सारी प्रक्रियाएं क्या थी? अंतर्जात थी, क्योंकि ज्वालामुखी अंदर आ रही थी, भूकंप अंदर आ रहा था, सारी बातें अंदर की थी। लेकिन अब जो है बाहर की ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो धीरे धीरे प्रभाव डाल देती है और पृथ्वी के धरातल पर यानी पटल विरूपण पर चेंज ले आती। अरे लाडले, सिर्फ इतना याद रख, ये हमारी पृथ्वी है, इसके अंदर क्या प्रक्रियाएं होती है वो अंतर्जनिक बल कहलाती है। उससे क्या चेंज आते हैं वो पृथ्वी के ऊपर चेंज दिखाई देते हैं, और उसमें भूकंप और ज्वालामुखी थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये ऊपर भी कुछ घटनाएं होती है, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती है जैसे अपेक्षय और अपर्दन। भूमि का एक तो वो होता है जब जहां चट्टान है पृथ्वी के ऊपर वहीं टूट के उसी स्थान पर जो है अपना विघटन कर लेती है और दूर नहीं जाती किसी स्थान पर, तो है अपेक्षय। और
अगर टूटकर दूर चली जाती है जैसे मृदा का अपरदन तो है अपरदन। तो दो कारणों से होती है अनाच्छादित प्रक्रियाएं। जो बाहर की प्रक्रियाएं हैं उनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया। जो बाहर की प्रक्रियाएं हैं वो दो रूपों में देखने को मिलती है, एक तो अपक्षय और एक अपरदन के तौर पर, और एक वृत्त संचलन यानी दोनों के मिलने के कारण और गुरुत्वाकर्षण के कारण देखने को मिलती है। ये गतिज ऊर्जा है, इसमें कोई भी चीज उड़कर, जैसे मृदा है, यहां है मिट्टी सॉइल्स, दूसरे स्थान पर उड़कर चली गई आंधी के साथ या पानी के साथ बह के चली गई, अपरदन है। चट्टान उसी जगह थी और उसी स्थान पर टूटी तो आपको दिखाई दे रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण, आणविक दाब और रासायनिक प्रक्रियाएं जो होती है वो इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण होता है जबकि ये भौतिक होता है। हमें मिट्टी उड़ती हुई दिखाई देती है, भौतिक परिवर्तन है, जबकि अपक्षय के अंदर रासायनिक प्रक्रिया कुछ दिखाई नहीं देता है। कीड़े घुस गए अंदर या फिर अंदर कोई केमिकल्स थे जो उन्होंने रिएक्ट किया और रिएक्ट करके चट्टान बीच में से टूट गई, इसी कारण पृथ्वी पर चेंज आते हैं। और अगला टॉपिक हमारा यही है जिसको हम डिटेल से देखने वाले। प्रेरक कौन है, इसके पीछे बल और ऊर्जा है, इसमें हो चाहे इसमें हो, दोनों में बल और ऊर्जा प्रेरक होती है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई। आगे देखिए, ये एक डायग्राम है जो पूरी पृथ्वी को माध्यम मानकर बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि नूतन शैलें जो है पृथ्वी के किस खंड पर है और मरुस्थल जो है वहां का तापक्रम कैसा है। टेगा पोर्टजोल क्षेत्र वर्षण वाला वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पे 0 से 600, 1200, 1800, 2400, 3000 वर्षण किलोमीटर बारिश की रेखा को दिखाया गया है। लेकिन आप ये याद रखें कि इसमें कौन सा कलर किसको बता रहा है। एक नंबर पर नूतन शैल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नूतन शैल। इसका मतलब खाली खाली वाला जो क्षेत्र है वो नूतन शैल के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर थोड़ा सा गहरा, फिर उससे थोड़ा हल्का गहरा, 3 नंबर वाला, देखो ये वाला क्षेत्र, ये 3 नंबर वाला क्षेत्र है। यहां पे क्या है? सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र है पृथ्वी के अंदर। ये पृथ्वी के अंदर ये वाला क्षेत्र जो है वो सामान्य से ज्यादा परिवर्तन करता है। रासायनिक, एक तो होता है रासायनिक परिवर्तन, कैसा परिवर्तन है? रासायनिक, और एक होता है भौतिक। ये दोनों ही कैसे है? भौतिक और रासायनिक, ये दोनों ही बहिर्जनित है। भौतिक, पृथ्वी के ऊपर दिखकर चट्टानों का टूट जाना या मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, नदी के साथ चला जाना, पानी के साथ चला जाना, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक प्रक्रिया के अंदर ये कोई चट्टान है और इसके अंदर पानी भरा हुआ था और फिर बर्फ बन गई तो इसका आयतन बढ़ा या घटा, ये रासायनिक प्रक्रिया है। तो रासायनिक प्रक्रियाएं जो होती है वो भी जो है चट्टानों का निर्माण करने में सहायक हुआ करती है। तो नूतन शैल सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र, सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र, मृत्तिका खनिज जो मरे हुए खनिज के रूप में हमें दिखाई देते हैं 4 नंबर पे ये इस स्थान पर। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता का क्षेत्र, लोहा तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड मृदा युक्त। ये आपको सिर्फ डायग्राम बना के आना है और सिर्फ ये क्षेत्र थोड़े थोड़े माइंड में याद रखना है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर बताओ आज का लेक्चर आपके समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा ही इंटरेस्टिंग शानदार लेक्चर है। इसकी कुछ और पंक्तियां हैं। बहिर्जात बल वे बल है जो पृथ्वी के बाहरी भाग से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। देखो, बहिर्जात वे बल है जो पृथ्वी के बाहरी रूप से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। ये तो मैं कब से ही चिल्ला के कह रहा हूं कि ये तो हमारा माना कि ये हमारी पृथ्वी है, इसको हमने पृथ्वी मान लिया, ठीक है। अब इसमें जो घटनाएं बाहर से जो हो रही है वो बहिर्जात है और अंतर्जात इसने बता नहीं रखा, पहले बता दिया इसने। और अंदर जो घटनाएं हो रही है वो अंतर्जात है। तो बहुत सिंपल चीज है, मैंने लास्ट में डाल रखा है, इसको समझ में आ जाए। या पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उत्पन्न होते हैं पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बलों को बहिर्जात बल कहते हैं। बलों के उदाहरण पवन, लहरें, पानी। बहिर्जात प्रक्रियाओं के उदाहरण है अपक्षय, जन, संचलन, अपरदन, निक्षेपण। देखो ये क्या है? अपक्षय का मतलब क्या है? संचलन का मतलब क्या है? अपरदन का मतलब क्या है? निक्षेपण का मतलब क्या है? इसका मतलब तो यह है कि रासायनिक प्रक्रिया से टूट फूट, चट्टानें जो होती हैं उसमें रासायनिक प्रक्रिया से टूट फूट हो जाती है। निक्षेपण एक तरह से अपरदन है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, ठीक है। और अपरदन खुद यहाँ पे लिखा हुआ है। संचलन एक जगह से दूसरी जगह संचलन होना। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से, मस्त तरीके से। इस किताब की शुरुआत हम फिर से कर चुके हैं, बिगुल बज चुका है रण में विजय की तैयारी का। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।